नमस्कार, आप देख रहे हैं द चर्चा 24 में आपके साथ साक्षी तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद है पानीपत शहर के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल। आज हम उनसे शहर को लेकर कुछ आम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आम आदमी जो बेचारा पूरे महीने में 1000 रुपये 2000 रुपये कमाता है, उसके लिए एक चीज़ तो आसान है ना, वो 21 रुपये किलो आटा खरीद कर उसके ऊपर नमक रखकर, प्याज रखकर, अचार रखकर अपना पेट भर सकता है अपने परिवार का। जब वो आटा ही 200 रुपये किलो मिलने लग जाएगा तो उस आम आदमी क्या व्यथा होगी। कोई भी व्यक्ति है, जब तक उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तब तक उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप कह रहे हो कि किसानों के बंद से या किसानों के स्ट्राइक से व्यापार पर और नौकरियों पर कोई असर नहीं पड़ता। उससे किसान खाली अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बारिश के समय पानीपत से आवाज़ आती है, मैं पानी पानी हो गई, तो ये आवाज़ें कब आनी बंद होगी पानीपत शहर से? कब? पिछले 25 साल का इतिहास तो मेरे को याद है, इतनी दुर्दशा मैंने 25 साल में कभी नहीं देखी पानीपत की। तो आपके हिसाब से ये भारत बंद कितना सही और कितना गलत है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। और हमारे किसान भाई पिछले तकरीबन आज 10 महीने हो गए अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कोई असर नहीं है। उनकी बात ना सुनने को तैयार है, ना उनसे बात करने को तैयार है। कोई भी व्यक्ति है, जब तक उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तब तक उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो कृषि के 3 काले कानून हैं, ये अगर लागू हो जाते हैं तो हमारा किसान सड़क बेरोज़गार होने को मजबूर हो जाएगा। आप एक बात देख रहे होंगे, हरियाणा का क्षेत्रफल बिहार से तकरीबन 25% के करीब है, और फिर भी हमारा हरियाणा पूरे भारत के अंदर नंबर 1 वीट प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा गेहूँ हरियाणा और पंजाब में होती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि यहाँ पे MSP पे फसल खरीदी जाती है, मंडियों का प्रॉपर सिस्टम है, और किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसको मंडी अवेलेबल है और MSP पर उसकी फसल बिकती है। लेकिन बिहार चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, कहीं भी किसान को अपनी फसल का जो सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। इसीलिए वहाँ बिहार के अंदर 5 एकड़ तक का किसान खेती नहीं करता। जैसे आपने कहा कि किसान बेरोजगारी वाली बात आपने कही, तो लॉकडाउन में पिछले 1.5 साल से जितने भी लोग थे, जिनका मतलब दुकानें थी, अपना कारोबार था, सब ठप था। जो लोग रोज़गार करते थे उनकी रोज़गार मतलब वो लोग बेरोज़गार हो गए। ऐसे में जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है तो लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, उनको रोज़गार वापस मिल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन अभी भी मतलब कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। ऐसे में भी लोगों को मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बीच बीच में जैसे किसान भारत बंद कर देते हैं या सड़कें जाम कर देते हैं, तो जो लोगों का काम अभी शुरू हुआ है उनको तकलीफ़ दोबारा झेलनी पड़ रही है, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? तकरीबन अब 1.25 साल हो गए कोरोना को आए हिंदुस्तान में, और कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी और चाहे हमारे युवाओं का रोज़गार है तकरीबन धरातल पर चला गया है। आप कह रहे हो कि किसानों के बंद से या किसानों के स्ट्राइक से व्यापार पर और नौकरियों पर कोई असर नहीं पड़ता। उससे किसान खाली अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात समझो, जब आपको खेती का प्रॉपर मूल्य नहीं मिलेगा, आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर आटा 200 रुपये किलो बिका, वही हालत हिंदुस्तान के अंदर होने जा रही है। यहाँ एक आम आदमी जो बेचारा पूरे महीने में 1000 रुपये 2000 रुपये कमाता है, उसके लिए एक चीज़ तो आसान है ना, वो 21 रुपये किलो आटा खरीद कर उसके ऊपर नमक रखकर, प्याज रखकर, अचार रखकर अपना पेट भर सकता है अपने परिवार का। जब वो आटा ही 200 रुपये किलो मिलने लग जाएगा तो उस आम आदमी क्या व्यथा होगी। किसान खाली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। उसको पता, अगर ये 3 काले कानून लागू हो गए तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान की गेहूँ अडानी अंबानी जैसे अमीर घरानों के गोदामों में चली जाएगी। और जब उसके ऊपर एक आदमी का कब्जा हो जाएगा, उसकी मर्जी है, चाहे वो 200 रुपये किलो बेचे, चाहे 100 रुपये किलो बेचे, चाहे उसको 400 रुपये किलो बेचे। जब एक आम आदमी को गेहूँ 200 रुपये किलो मिलेगी तो बेचारा अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, उनकी शिक्षा पर ध्यान देगा, अपने मकान का किराया देगा, फैक्ट्री में जाने के लिए मोटरसाइकिल में तेल डलवाएगा, क्या क्या करेगा उसके अंदर। जो उसकी तनख्वाह है 300 3,000 4,000 रुपये, उसका सरकार का तो ध्यान नहीं है भी हर आदमी को रोज़गार मुहैया कराए। इसलिए किसान की खाली अपनी लड़ाई नहीं है,
वो एक हर व्यक्ति की लड़ाई है। और मैं तो कहता हूँ चाहे किसी भी व्यक्ति, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है और हमारे जितने भी दुकानदार हैं, सबको किसान भाइयों का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी लड़ाई नहीं है, वो एक पूरे समाज की लड़ाई है। और एक छोटा उदाहरण देता हूँ आपको, मंडियों को ले लो आप। हरियाणा के अंदर 192 मंडी है और एक 200 दुकान की एवरेज लगा लो आप, तो 40,000 लोगों को उनके पास मुनीम भी होंगे, चाय पिलाने वाले भी होंगे और गेहूं की जरने सफाई करने वाले भी होंगे। 1 लाख लोग परिवारों को रोज़गार मिला हुआ है। इस काले कानून के तहत ये मंडियां ख़त्म कर दी जाएंगी और इसके पैरेलल एक मंडी बनाई जाएगी। ये क्या, एक तो कहते हैं भाई पूरा देश, वन नेशन वन कानून, लेकिन मंडियां 2 तरह की क्यों? जो मंडियां चल रही है आज, हमारा, मेरे को तो याद नहीं कितना पुरातन इतिहास होगा, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, इनको भी याद नहीं होगा भाई कितनी पुरानी मंडियाँ हैं। उसको ख़त्म कर ये नई मंडियाँ बनाने जा रहे हैं। भाई जो पुरानी मंडी चल रही है उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा किसान को, और जो नई मंडी बनाएंगे वो टैक्स फ्री होगी, क्योंकि वो इनके उद्योगपति मित्रों की होगी, जहाँ पर किसान का शोषण किया जाएगा। और हम इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी भी विरोध करती रही है, भी आप ऐसे कानून बनाओ जो आम आदमी के हक के लिए हों, आम आदमी का जीवन सुरक्षित करने के लिए हो और उनके बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार दो, बच्चों के लिए शिक्षा दो। ऐसे कानून बनाओ ताकि पूरा समाज सुरक्षित हो और वो आगे बढ़ सके, ना कि ऐसे कानून बनाओ ताकि हर आदमी के जीवन में एक स्पीड ब्रेकर बनकर वो कानून काम करे। इसलिए किसानों को दोष मत दो, वो हमेशा खाली किसानी के लिए नहीं, पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दिल खोल के तन मन धन से किसानों के साथ हैं। तो सर, जैसे ये तो किसानों की बात है, अब पानीपत के मुद्दों की बात करें तो बारिश के समय पानीपत से आवाज़ आती है, मैं पानी पानी हो गई। तो ये आवाज़ें कब आनी बंद होगी पानीपत शहर से? कब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, कब सड़कें ठीक होंगी, कब आम लोग बारिश में भी आ जा सकेंगे, उनको तकलीफ़ें नहीं होंगी? इस बरसात से पहले आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ के विधायक और मेयर दोनों ने कहा था भी हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है, इस बार पानीपत में जल भराव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ पिछले 25 साल का इतिहास तो मेरे को याद है, भी इतनी दुर्दशा मैंने 25 साल में कभी नहीं देखी पानीपत की। आप पानीपत के किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ गंदगी के ढेर ना हो और जल भराव ना हो। आज इस जल भराव के कारण पानीपत के अंदर पिछले 15 दिन में कम से कम 15 लोगों ने डेंगू के कारण अपनी जान गंवाई है, जिसकी भरपाई कौन करेगा? ये मेयर करेंगे, पार्षद करेंगे या विधायक करेगा, सांसद करेगा? जिन परिवारों के बच्चे चले गए, बुजुर्ग चले गए, उनकी परिवार का पालन पोषण, लालन पोषण कैसे किया जाएगा? क्या इनके पास किसी बात को लेकर जवाब है? उन झूठे वादों को लेकर कब तक दुनिया को बरगलाते रहेंगे? कब तक पानीपत की जनता को झूठ बोलते रहेंगे भाई हमने ये कर दिया? धरातल पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनकी जेब भरने के लिए काम दिखावा किया जाता है भाई हमने नालों की व्यवस्था कर दी, जल भराव नहीं होगा। सब झूठे वादे हैं और इन लोगों को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए और हमारे को मजबूरी में इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि हम जनता को दुखी नहीं दे सकते। हमारा एक ही मकसद है, पानीपत की जनता की भलाई के लिए काम करना, और ये उसके खिलाफ काम करेंगे तो हम सड़कों पर इनके खिलाफ आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। सर, पिछले 7 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बना पानीपत, मतलब बिना संगठन कांग्रेस चल रही है, तो कब बनेगा ये संगठन? कब विस्तार होगा इस संगठन का? ये संगठन बनेगा भी कांग्रेस का ये हरियाणा प्रदेश में कि नहीं बनेगा? आप देखो कांग्रेस जन कितने अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। संगठन ना होने के बावजूद भी वो लगातार जनता की भलाई के लिए हर कांग्रेस जन काम कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, जिस दिन संगठन हमारा धरातल पर आएगा उस दिन कहीं दूसरी पार्टी देखने को भी नहीं मिलेगी। ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो प्रयास कर रही है भाई जल्दी संगठन आप लोगों के बीच होगा, लेकिन बिना संगठन के भी हम कांग्रेस जन लगातार जनता की भलाई के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमें कोई संगठन की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद है भी हम भारतवासियों के लिए काम करते रहें, प्रदेशवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए काम करते रहें। हमारा यही मकसद है। हम दिखाना नहीं चाहते भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी देखते होंगे आप, लगातार जनता के बीच है और उनका एक ही मकसद है हम लोगों का जनता की भलाई के लिए काम करना। हमें कोई संगठन की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद हम अपनी मेहनत से कामयाब करेंगे। तो ये हमारी चर्चा थी संजय अग्रवाल जी के साथ। ऐसे ही नेताओं से हम बात करते रहेंगे, उनके अंदर की बात निकलवाते रहेंगे। ऐसे ही किस्से और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए द चर्चा 24। धन्यवाद।